चंचले ही मना कृष्णा, कि मन बहुत चंचल है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी वन थिंग आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आपने अगर किसी की आलोचना कर दी 10 लोगों में, तो ये तय है सामने वाला व्यक्ति आपके लिए दुश्मन बन जाएगा। हर क्रिया की ठीक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। हमारे गीता जी में भी वही कहा गया है, कर्मनिष्ठेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा माते संगोषो कर्मणि। ड्रीम बना तो लेते हैं लोग, लेकिन कैसे फोकस्ड रहें? डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है। ये खेल है मन का, क्योंकि हमारी ये 5 इंद्रियां है, भटकाएगी यही आँख कान नाक त्वचा। तो इसके लिए जब हम अपने मन पे जाएंगे कि हम भटके ना। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वो कहावत सुनी होगी, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आज हमारे मेहमान रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आइए मिलकर स्वागत करें कमल नारायण साहू का। बहुत बहुत स्वागत है कमल जी आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मेरा सौभाग्य है क्योंकि अभी हाल ही में जब मैं 2024 के फ्रेंड्स मीट में सर से मुलाकात हुई, सबसे प्रभावित करने वाला जो विषय था सर, कि आपने जो डायरेक्ट सेलिंग एंथम लॉन्च की और उसके जो प्रथम पंक्ति जो है, जो हमारे शास्त्रों से लिए गए हैं, संघे शक्ति कलयुगे। सो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा आपको। आप चैट विद सुरेंद्र वत्स जो इतना बड़ा मंच, आज सबसे बड़ा मंच डायरेक्ट सेलिंग का, और ये पंक्ति जिस तरफ हमको इंगित करती है कि आज कलयुग में अगर हमें शक्तिशाली होना है तो कहीं ना कहीं संगठन में रहना पड़ेगा। कलयुग की शक्ति, और मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यक्ति की पूजा नहीं है, शक्ति की पूजा है। तो वो पंक्ति बड़ा प्यारा लगा मुझे और मैं बहुत आपको शुभकामनाएं दूंगा डायरेक्ट सेलिंग एंथम के लिए। और उस पंक्ति ने मुझे बहुत अंदर से स्पर्श किया है, क्योंकि हम सबको समझना पड़ेगा, हमें संगठन को अब बड़ा बनाना पड़ेगा। और हम डायरेक्ट सेलर है या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम सब मिलके संगठन के हर एक कार्यक्रम में आएंगे तो वहीं से हमारे शक्ति का परिचय जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच कमल जी। पहली चीज़ तो व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग एंथम की बात कमल जी ने की है, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, उसको आप ज़रूर सुनिए और आपको एनर्जी महसूस होगी। इस लाइन को कमल जी मैंने सैकड़ों बार मंचों से बोला होगा। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की किसी इवेंट में जाता था एसोसिएशन की, तो मैं इस लाइन पे बात करता था कि कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। हम संगठित होके गवर्नमेंट से गाइडलाइन ला पाएंगे, संगठित होके ही हम रूल्स ला पाएंगे, और वैसा ही हमने किया। और प्रकृति अपना काम करती है। जब ये एंथम किसी प्रोफेशनल को दिया, मैंने अपना थॉट बताया। ये लाइन मैंने उनको नहीं दी थी, संगे शक्ति कलयुगे, ये लाइन उन्होंने डाली। गजब गजब। और जब ये डली तो मैं बहुत खुश हुआ कि यार ये तो मेरी ही लाइन है। कितना मैंने इसको बार बार बोला, शास्त्रों की लाइन है, लेकिन मैंने बहुत बार कोट किया है इसको। 100% 100%। और डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, और आप जैसी पैनापन चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए कमल जी, वो आप में है। ऑब्जर्वेशन सर, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी एक विषय में अगर अपने आप को खपा देते हो, तो दृष्टा का जो हमारे अंदर एक डेवलपमेंट होता है ऑब्जर्वेशन का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ तो मुझे बहुत प्रभावित किया। और मैं सर की तरफ से और गुजारिश करूँगा सभी ऑडियंस को, आप निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग एंथम सुने, और कुछ ना तो इतना तो ज़रूर समझे कि रिलेशनशिप में और संगठन में कलयुग में अगर शक्तिशाली बनना है तो हमें कहीं ना कहीं इस डायरेक्ट सेलिंग एंथम का उद्देश्य को समझना पड़ेगा कि हमें संगठन के साथ अपनी शक्ति प्रदर्शन करनी होगी। दैट्स ग्रेट कमल जी। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से कमल जी। जन्म और फिर पढ़ाई लिखाई और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ? सर यूँ कहूँ कि वैसे तो मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले में एक छोटा सा गांव है, तुम गांव। बहुत आसानी से ऑडियंस समझ पाएंगे, तुम मतलब यू, और जो विलेज का गांव होता है वो गांव, तो संधि कर दिए तुम गांव। मैं कभी कह भी नहीं सकता कि मैं शहर से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में ही तुम गांव का नाम जुड़ा हुआ है। सो वहाँ मेरी जन्म हुई है। मेरी पढ़ाई लिखाई, मैं बहुत छोटा था तो भाई के साथ सरकारी स्कूल में जाता था। तो हमारे ज़माने में कान पकड़ने वाला सिस्टम चलता था, तो मेरी कान नहीं पकड़ी जाती थी सर, तो मैं भाई के साथ यूँ ही चलता था। कहते हैं कि आपसे बेहतर योजना प्रकृति की होती है। तो उसी दौरान एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, नवजीवन मिशन स्कूल ओपन हुआ। माँ बताती है कि 10 रुपये का फीस था, तो माँ आंगनबाड़ी में काम करती थी, बच्चों को खाना बना के खिलाती थी।
टीचर नहीं थी, खाना बना के खिलाती थी। तो बस माँ ने मुझे एडमिट कर दिया एडमिशन में। वहाँ से मुझे थोड़ी अंग्रेजी की अच्छी ज्ञान हो गई, पढ़ाई लिखाई चला। 8वीं तक मैं वहाँ पढ़ा लिखा हूँ। थोड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई की इच्छा हुई तो मैं चला गया वाइडनर मेमोरियल महासमुंद में। तो कुल मिला के मैं 10.5वीं पढ़ा हूँ। इसलिए कहता हूँ सर क्योंकि मैंने 11वीं का हाफ ईयरली एग्ज़ाम पास किया है। अच्छा, हाँ, सो मैं एक स्कूल ड्रॉपर हूँ। अरे वाह, क्या मैं एक बात है। स्कूल ड्रॉपर हूँ। आपकी पर्सनैलिटी, बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ऐसा लगता है कि एमबीए तो कम से कम किया हुआ है कमल जी ने। हाँ सर, वो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटर्न्स हमको ज़िंदगी में मिलते हैं वो केवल इन्वेस्टमेंट के मिलते हैं। शैक्षणिक योग्यता एक तरफ है, लेकिन आपका चाहे वॉकिंग हो, टॉकिंग हो, ड्रेसिंग हो या फ्रेशिंग हो, एक अनपढ़ आदमी भी अगर चाहे तो उसमें निवेश करके वो एमबीए को परास्त कर सकता है। सो वक्त के साथ हमने वो चीज़ें की तो परमात्मा का आशीर्वाद रहा। और ये इंडस्ट्री इतनी प्यारी है कि इन क्षेत्रों पे कहीं ना कहीं निपुण बना देती है। तो इस तरीके से मेरी शैक्षणिक योग्यता शुरुआत हुई। और फिर मैं बहुत छोटा था, करीब 5 साल की उम्र का, तो पिताजी मेरे गुजर गए। ओह, हाँ, फिर 10-11 साल की उम्र के में मैं अखबार बांटा गांव में। 12 साल के आसपास मैंने ब्रेड बेची। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि भले जोश में हो या हमारे दोस्त मित्र कोई संगति में हो, कि बाद में जब मैं समझा कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन सेल्स है, और उसमें मैं 11 साल की उम्र में आ गया था। भले ही मैं ब्रेड बेचा था, क्या किए नहीं किए, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन सेल्स में मैं 11 साल की उम्र में आ गया था। उसके बाद जब मैं स्कूल छोड़ने के पीछे रीज़न यही रहा सर कि मैं जब 10th के एग्ज़ाम थे और मैं तुमगांव से महासमुंद साइकिल से एग्ज़ाम देने गया, तो मेरी माँ जो है मेरे घर के बगल के 2 घर को छोड़ के एक मामा जी को अप्रोच की कि मेरे बेटे के एग्ज़ाम के लिए आप चले जाइए। तो उस समय मैं ऐसे ही बाइक चलाया था, तो बाइक बहुतों को कम घर में रहते थे उस समय, तो वो डरने के लिए तो देने के लिए तो हिचके। साथ ही साथ माँ ये भी बोली कि पेट्रोल का पैसा दे दूंगी और 100 रुपया भी दे दूंगी, फिर भी वो मना कर दिए। तो फिर मैं साइकिल से गया, 12 किलोमीटर साइकिल से जाना, साइकिल से आना। एग्ज़ाम सुबह का एग्ज़ाम होता था। ठीक मैथ्स के एग्ज़ाम के दिन साइकिल पंचर हो गई, थोड़ा विलम्ब हुआ मुझे पहुंचने में। और उस एग्ज़ाम को दे के आने के बाद जब मैं गांव में पढ़ा तो स्कूल टॉपर था मैं, क्लास टॉपर था मैं। धीरे धीरे शहर में ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में पीछे होता चला गया। फिर एक कारण मिल गया मुझे, रीज़न मिल गया कि अब तो बाइक चाहिए। उसी दौरान एक जगह एक मामा बोलता था माँ, क्योंकि नानी का हमारा गांव है तो मैं मामा बोलता था, एक आते थे, मैं कुछ काम कर सकता हूँ क्या। तो उस समय मैंने शुरुआत की कमीशन एजेंट के रूप में काम करने का। और फिर बाइक खरीदी, 11th में बाइक से गया। बट जब पहली बार अपने जेब से पैसे पेट्रोल के लगे तो कहते हैं ना कि दाल आटा का भाव तभी समझ में आता है। तो फिर डिसीजन ले लिया कि भाई इतना पैसा तो अब नहीं लगाऊंगा। सो फिर मैं फुल टाइम सेल्स के प्रोफेशन में आगे बढ़ता गया और मालिक के आशीर्वाद से आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि सेल्स में 16 साल हो गए और डायरेक्ट सेलिंग में 8 वर्ष कंप्लीट हो गए सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल कमल जी, बहुत इंस्पायरिंग है। आपने कहा शैक्षणिक योग्यता आपकी ज़्यादा नहीं रही, उसके बाद में आपने सेल्फ स्टडी किया? हाँ जी सर, पूरा जो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सेल्फ स्टडी का है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती है या कुछ समय ऐसा आता है जब आपके पास एक वाई फैक्टर क्लियर होता है कि आपको कैसे सीखना है और क्या सीखना है। तो ये मुझे बहुत मदद की कि मुझे क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो फिर किताबों ने काफ़ी मदद की। किताबें नेचुरली आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी जी। किसको सबसे ज़्यादा आपने प्रभावित किया, मतलब कौन से राइटर या कौन सी बुक है जिसको आपको लगता है यार वो बुक पढ़ के तो मेरी ज़िंदगी मतलब एकदम बदल गई? सर मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम व्यापार की चर्चा करते हैं तो मैंने अपने 16 साल में जो सीखा, मेरा जो दृष्टा है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि व्यापार कुछ भी नहीं है सिवाय व्यवहार के। जिसका व्यवहार बढ़िया है उसका व्यापार बढ़िया है। तो लोक व्यवहार जो डेल कार्नेगी की किताब है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 10वीं कक्षा के आसपास एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को पढ़ लेना चाहिए। लोक व्यवहार प्रथम किताब मैं उसी को रखूंगा, बाकी तो फिर फाइनेंस के लिए और सब्जेक्ट के लिए अलग होगा, लेकिन प्रथम किताब मैं अपने जीवन में मैंने उसको ना केवल पढ़ा है, मैंने उसके चारों खंड को यूँ कह सकते हो कि घोट के पिया है साहब। क्या बात, वो आपकी पर्सनैलिटी से झलकता है कमल जी। और 100 साल से ज़्यादा समय हो गया ऐसा है जब पहली बार लोक व्यवहार
हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल पब्लिश की गई थी शायद यूएस में, और आज भी उसका महत्व उतना ही है 100 साल पहले जितना था। और शायद जिस प्रकार से उन्होंने कहानियों के माध्यम से डेल कार्नेगी ने जी ने चीज़ों को लिखा है वो आज भी सार्थक है और आज भी रिलेवेंट है। दैट्स ग्रेट। आपने चूँकि बहुत कुछ सीखा है कमल जी, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सीखने का महत्व तो बहुत सारा है ही है, और सीखने की जब हम बातचीत करते हैं तो स्किल्स की इम्पोर्टेंस सामने आती है। आपके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन से स्किल्स की आवश्यकता है एक व्यक्ति को बड़ा काम करने के लिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न वत्स साहब आपके श्रीमुख से निकला है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा इस एपिसोड के लिए, और बहुत ही प्रकृति की कुछ इच्छा ज़रूर होगी, क्योंकि उसके इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं। स्किल की अगर हम बात करें तो जो मेरा अनुभव है, मेरा व्यू है, मैं साथ में आपका भी चाहूँगा, तो कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोफेशन देने वाला, मान सम्मान देने वाला प्रोफेशन सेल्स है। बट उसका एडवांस वर्जन हम डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए कहेंगे क्योंकि सर स्पेशली जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है 2018 का, उसमें उसका वेबसाइट में जाएंगे तो उसका जर्नल में आप पढ़ भी सकते हैं। तो एक बार एक रिसर्च हुआ कि 100 अलग अलग फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग रहे उन सब में क्या कॉमन हैबिट्स पाई जाती है, ताकि वो तो रिसर्च ही करके पूरी दुनिया को बताती है कि कॉमन हैबिट्स क्या पाई जाती है। तो 3 कॉमन चीज़ें निकल कर आई। अच्छा, वो 3 कॉमन को हम बोलेंगे 3 स्किल्स जो सबके अंदर था। सब अलग अलग प्रोफेशन के थे बट वो तीनों स्किल सबके अंदर था। तो सबसे पहला जो स्किल का निकल कर आया वो वही है जो विश्व का सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला स्किल है, वो है सेलिंग स्किल। दूसरा जो है वो है पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। तीसरे पे अगर बात करूं तो वह है, मैं कह सकता हूं हिंदी में, वो लोक व्यवहार यानी कि पीपल स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल। तो सर एक चीज़ जैसे कि कभी कभी काफ़ी सारे हमारे कोचेस इंडस्ट्री में लीडर्स है इस बात को ज़रूर प्रयोग करते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है सेलिंग का बिजनेस नहीं है और सेल्समैन का। तो मैं कहता हूं कि वो भी सही है, बट हम थोड़ा कुछ प्रतिशत और ऐड करते हैं कि इस दुनिया में जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के पश्चात रोना चालू करते हैं, वहाँ से हम सेल्स हमारे यानी कि कहते हैं कि नस में है सर। और जब माँ का प्रेम मिलता है, माँ का प्यार मिलता है दूध के रूप में, हम रोना बंद कर देते हैं। तो हम पहली बार जब सेल क्लोज करते हैं तो कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। उसके बाद जब भी माँ का प्यार चाहिए होता है हम रोते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्किल हमको पता चल गया है सेल्स का। तो सेलिंग स्किल। दूसरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल। कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सेल्स की डीप में जाते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट सेल में हैं। बिल्कुल कमल जी, जो व्यक्ति हमारे इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है उसको ये मालूम चल गया यार सेल्स बहुत ज़रूरी है, तो उसने अपने आप को सेलिंग स्किल्स में थोड़ा सा बेटर होना है, इनहांस करना है इसको थोड़ा सा। कुछ 2-3 चीज़ें जो उसको एक अच्छा सेल्स पर्सन बना दें। सर इसमें 2-3 स्टेप्स हम ऐसे मानेंगे। सबसे पहले तो किसी भी प्रोफेशन में अगर मास्टरी करना है तो एक चीज़ है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो उस प्रोफेशन के मास्टर के पास आप जाके टूल, टेक्निक्स, मेथड एंड प्रोसेस ये ज़रूर सीखें। जैसे कि सेल्स की सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक स्पिन सेलिंग का जो किताब है जिसमें बहुत अच्छा से बताया गया है कि आप सेल्स को ये समझो कि आप इस दुनिया में भेजे गए दूत हो। किस चीज़ के लिए? किसी की समस्या का समाधान करने के लिए या किसी की ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए। जब आपका ऑब्जर्वेशन लेवल आपके प्रोडक्ट और सर्विस को किसी की नीड या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का स्पेस ढूंढने में तैयार हो जाए, आपके ऑब्जर्वेशन लेवल उस लेवल में बढ़ जाए कि आप आपकी जो भी प्रोडक्ट हो या जो भी सर्विस हो उसको किसी भी व्यक्ति को जब आप अप्रोच करें तो जो आपका अप्रोच का जो तरीका है कि उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके या उसकी डिज़ायर नीड को आइडेंटिफाई करके। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि आपसे बड़ा दूत उसके पूरे जीवन में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता सेल्स के लिए। तो लेकिन इसकी जो और कई प्रकार होता है ना, 1-to-1 सेलिंग या जो डोर टू डोर मार्केटिंग, थोड़ा सा लोगों के प्रति हमारे देश में सेल्स को लेके लोगों की धारणा कहेंगे हम इसको, ये इसलिए गलत है कि ये तो भाई बचो इससे,
क्योंकि तरीका ही गलत उपयोग करते हैं कभी कभी, और कभी कभी कंपनियां या और कुछ सेल्स बढ़ाने के चक्कर में जो ज़बरदस्ती का फॉलोअप हो जाता है जी। वो गलत हो जाता है। सो जब एक बंदा अगर प्रैक्टिस करे किसी भी चीज़ को प्रॉपर मेंटोर के साथ कोचिंग लेके कि कैसे हम किसी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसकी नीड में, डिज़ायर नीड में हम कैसे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसमें कंट्रीब्यूशन करें, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। और ये किताबों से मैंने भी सीखा है सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपने सोर्स बता दिया है, बुक से हम सीख सकते हैं, कोच से सीख सकते और हैं। एक संगीत मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, जो Please. तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। तो ये पंक्ति, ये संगीत ये कहता है कि जो तुमको हो पसंद, यानी कि श्रोता ज़्यादा बनना है। एक्चुअली में सेल्स में ना वक्ता ज़्यादा बन जाता है कहीं कहीं पे। Very जो true. तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, सुन तो ले भाई सामने वाला उसको क्या पसंद है। भाई, कब आपको अपना खोलना है कि अभी नहीं खोलना है, अपना बास्केट अभी बंद ही रखना, व्यवहार तो मिलकर, कनेक्शन तो आ। सो ये इजी तरीके से हम कर सकते हैं सर। दैट्स ग्रेट। दूसरी स्किल्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल की बात अगर करेंगे सर, पब्लिक स्पीकिंग की, तो इसके भी बड़े टूल, टेक्निक्स, मेथड एंड प्रोसेस हैं। कहा जाता है कि एक इंसान की जुबान खुलते ही उसका रियल इंट्रोडक्शन होता है। आप डोंट जज, उसके ऊपर के कवर से कभी जज मत कीजिए। डोंट जज द बॉक्स बाय द कवर, कभी भी आप जज मत कीजिए। हो सकता है जितना सुंदर वो दिख रहा हो उतना ही बेहुदा हो। तो जब जुबान खुलती तो चीज़ें पता चल जाता है। तो कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग तो सर लोगों के दिलों में राज करने वाला स्किल है। और इस पे हम बोलने के पहले और स्टेज में जब जाए तो स्टेज में जाने से पहले, इंट्रोडक्शन के समय आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। मैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में रह के देखा सर, काफ़ी सारे लोग कंटेंट तैयार करने में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, कंटेंट तैयार करने में। लेकिन आप जब देखेंगे तो कंटेंट को केवल 7% का योगदान दिया गया है एक बेहतरीन वार्ता में। 55% बॉडी लैंग्वेज को दिया गया है, 55%, और 38% जो है वो है टोनालिटी। तो ये टेक्निक्स है। आज क्योंकि छोटे से एपिसोड में इतना नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये कंटेंट का परसेंटेज ध्यान रखें 7%, अपनी टोनालिटी को, कब आवाज़ घटाना है, कब बढ़ाना है। और कभी कभी कहते हैं ना कि शांत रहना सबसे ऊंची आवाज़ में बात किया जाता है। क्या बात है। तो कब चुप होना है ये भी। और बॉडी लैंग्वेज को स्पेशल, हमको कई स्पीकर्स को मैं देखता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज को अपना सपोर्ट में ले ही नहीं पाते हैं। बोल रहे हैं कुछ और तरफ और उसका हाथ कुछ और तरफ जा रहा है। तो ये टेक्निक्स है सर, जिसको अलाइन करने से पब्लिक स्पीकिंग में आप मास्टरी बन सकते हैं। और ये एक ऐसा स्किल है पब्लिक स्पीकिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि एक कंपनी के सीईओ को भी इसकी सीखने की ज़रूरत है। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए डेवलप हो सकता है। दैट्स गुड, वंडरफुल। क्या गहराई, क्या कन्विक्शन है कमल जी आपकी थैंक यू बातों में, वंडरफुल। तीसरी स्किल्स है पीपल मैनेजमेंट स्किल। पीपल मैनेजमेंट स्किल सर, पीपल स्किल ये वाली चीज़ है कि सीधी सीधी बात है, लोक व्यवहार है। और जैसे कि बीइंग अ व्यापारी, बिजनेसमैन, मैं आपको बताऊंगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है, एक बिजनेसमैन का चरित्र केवल लेन देन से पता चलता है कि उसका लेन देन कैसा है। तो ये समझ आ जाता है कि यार ये चरित्रवान है, ये व्यापारी। तो लोक व्यवहार है टोटली पीपल मैनेजमेंट स्किल। एक्चुअली में दिक्कत क्या होती है कि जब आप मेरे लिए फ़ायदे के हो, तब तक तो रिश्ता ठीक है। लेकिन जब कभी लगा कि आप कुछ मेरा नुकसान कर दिए या मेरे बारे में इधर उधर कुछ बातें करते हो, उस दिन से मेरा व्यवहार खराब हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है सर कि किसी भी इंसान को केवल हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ना देखें कि हमारे फ़ायदेमंद है। उसकी संगति किसी भी रूप में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर वो आपका कुछ नुकसान भी करा दिया, उस स्थिति में भी उससे व्यवहार, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान जब तक जिंदा है वो पानी में अपने आप को छुपा सकता है, मरने के बाद तो चीज़ें ऊपर आएगी। तो जब तक मेरे रिश्ते आपसे बहुत अच्छे हैं, तब तक तो मान के चलो मेरी बहुत सारी रहस्य छुपी रह सकती है। लेकिन हो सकता है कल रिश्ता खराब हो जाए तो फिर वो रहस्य बाजार में आ जाएगी। तो पीपल मैनेजमेंट स्किल ऐसी है कि कोई इंसान आपका नुकसान भी कर दे, लेकिन उस स्थिति में भी आप उनको ठेस पहुंचाए बिना उसके साथ जब संगति में आप रहते हो, एक दिन वो आपके चरणों में आके नतमस्तक हो जाता है। उनको स्वयं महसूस हो जाता है कि मैंने गलती की है। और ये शुरुआत होती है आपके ऑफिस के प्यून से, क्योंकि कभी भी ऑफिस के प्यून भी जब
तभी काम कर सकता है जब उस कंपनी का सीईओ, उसका जनरल मैनेजर बिहेव करे एक ऐसा व्यवहार के साथ, तो वो ऑफिस का प्यून भी कंपनी का मालिक जैसा काम करेगा। जॉब मेंटालिटी से काम नहीं, बिल्कुल बॉस मेंटालिटी से काम करेगा। तो इतना बड़ा रोल है सर पीपल मैनेजमेंट स्किल का। वंडरफुल वंडरफुल। और मैं एक सब्जेक्ट पे बातचीत करता हूँ कमल जी, जिसमें मैं कहता हूँ ह्यूमन बिहेवियर इज़ ए साइंस। जैसे विज्ञान में क्या होगा वो पहले से तय होता है, H2O मतलब वाटर, तो वैसे ही ह्यूमन बिहेवियर में भी वैसे ही होगा। अगर आपने अगर किसी की आलोचना कर दी 10 लोगों में, तो ये तय है सामने वाला व्यक्ति आपके लिए दुश्मन बन जाएगा। सर इसमें न्यूटन बाबा का एक बहुत अच्छा लॉ है, एवरी एक्शन हैज इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये अगर लोग समझ गए, हर क्रिया की ठीक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। हमारे गीता जी में भी वही कहा गया है, कर्मनिष्ठवादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा माते संगोषो कर्मणि। आपको जो फल मिल रहा है समझो ये आपके ही कर्म का है, भले पिछले जन्म का है। तो किसी व्यक्ति विशेष को आप ब्लेम करके रिश्ता खराब मत कीजिए। ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और वो कहीं ना कहीं आपने जो इतनी बड़ी टीम क्रिएट की है, उसमें आपकी इन तीनों स्किल्स का बहुत बड़ा योगदान सर रहा है। मैं कहूँगा ये तीनों स्किल का ही 3 स्किल्स इज इक्वल टू कमल नारायण साहू। क्या बात है, ग्रेट, सुपर। थैंक यू सर। व्यूवर्स के कुछ प्रश्न लेते हैं जी। अविनाश कुमार राज का प्रश्न है, अपनी ड्रीम पे फोकस कैसे करें, अपने आप को नियंत्रित कैसे करें अपने ड्रीम के लिए। ड्रीम बना तो लेते हैं लोग, लेकिन कैसे फोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है। ये भी बहुत गहरा प्रश्न है सर जी, और मैं कोशिश करूंगा अविनाश जी अपना व्यू रखने के लिए, और सर का भी व्यू चाहूँगा। ड्रीम की अगर बात करें तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आते हैं तो ड्रीम इज़ द ड्राइविंग फोर्स, वेरी है ट्रू। ना, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स तो ड्रीम ही है सपनों के बिना। बट ऐसा है कि सपने को फोकस कैसे करें, मिला जुला हुआ प्रश्न है। तो जब हम फोकस की बात करेंगे तो आप सबसे पहले, आप जब सपनों से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे सर, तो उसमें कहा जाएगा कि सबसे पहले आप अपने सपनों को लिखित में करिए। तो लिखित में करने के पीछे जो लेखक का व्यू है वो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ लिखित में करते हो तो वो आपकी प्रायोरिटी में आ जाती है। और एक मनुष्य का स्वभाव ही है, वो सुबह से उठ के उन्हीं कामों को करता है जो प्रायोरिटी वाला काम है, महत्वपूर्ण काम है। तो सपनों पे फोकस करना है अविनाश जी, तो सबसे पहले तो आप अपने ड्रीम्स को लिखित में कर लीजिए। अब आपने उसके साथ एक पंक्ति और जोड़ा है कि अपने आप को, कुछ ऐसा है कि ड्रीम के लिए हाँ, उस पर फोकस्ड कैसे रहें, उस पर फोकस्ड कैसे रहें। तो इसमें हम थोड़ी सी फिर गीता जी पे जाएंगे, क्योंकि देखिए ये खेल है मन का, क्योंकि हमारी ये 5 इंद्रियां है, भटकाएगी यही आँख कान नाक त्वचा। तो इसके लिए जब हम अपने मन पे जाएंगे कि हम भटके ना, यानी कि एक श्लोक बहुत सुंदर है, चंचले ही मना कृष्णा, कि मन बहुत चंचल है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी वन थिंग आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपकी नीश आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये जो आप काम कर रहे हो ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है, और आपको प्रकृति ने इस काम के लिए चुना है क्योंकि आप उस काम को करने वाले कर्ता दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हो। तो जब आपकी नीश आइडेंटिफाई हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, कभी भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, आज भी आपका वन थिंग आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि वन थिंग आइडेंटिफाई होने से आप फोकस्ड हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि सर एक बहुत छोटी सार में बताता हूँ, एक कहानी है। प्लीज़। एक बच्चा है, उस बच्चा को हर चीज़ में उसको बढ़िया उसको मन उसका भटकते रहता है। तो एक धनवान व्यक्ति के संपर्क में जाता है तो उसको बहुत धन कमाने की इच्छा जागृत होती है, वो अपना सारा पुराना छोड़ के धन कमाने में लग जाता है। उसी दौरान फिर एक विद्वान के संपर्क में आता है। अब वो धन कमाने वाली रुचि छोड़ दिए, अब उसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट हो गया। कुछ दिन वो चलता है, उसी दौरान एक संगीतकार के संपर्क में आते हैं। फिर वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के संगीत के ताल धुन कैसे टेक्निक सीखने उसमें लग जाता है। इस रास्ते में अंतिम वो महात्मा के पास पहुंचते हैं कि जो अविनाश जी है, अविनाश जी की ही बात कर रहा हूँ, कि फोकस नहीं हो रहा मेरे ड्रीम पे। तो फिर महात्मा जी जवाब देते हैं कि बेटा देखो, ये दुनिया बहुत चिकनी चुपड़ी है, जिसको देखोगे वही बेहतर सुंदर आकर्षण लगेगा। इसलिए जीवन में अपनी एक चीज को, एक निश को आइडेंटिफाई करके उसमें ही लग जाओ।
क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। तो एक चीज़ को निश्चित करके एक दशक दे के देखिए, उससे बेहतर कोई चीज़ और मिलेगा ही नहीं जीवन में। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। कमल सर, आपका बहुत तजर्बा है और ये पर्सनली मुझे बहुत प्रभावित करता है जब भी आपसे मिलते हैं, बातचीत होती है। थैंक यू सो मच साहब। एक इंटरव्यू में तो इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान हम नहीं समा सकते, लेकिन हाँ, जल्दी हम दोबारा एक और इंटरव्यू शूट करेंगे। बिल्कुल, थैंक और यू सर। बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं कमल जी। आप जैसे अच्छे लोग इस इंडस्ट्री के ध्वज वाहक बने, ऐसी हमारी इच्छा भी है और प्रभु से प्रार्थना भी है। बहुत आगे जाना है आपने, थैंक इंडस्ट्री यू को सो बहुत मच आगे सर, लेके जाना थैंक यू है। सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से Thank you बहुत so बहुत much. आभार। Thank you so और much. ये हमारी टीम की तरफ से हमने, हालांकि डायरेक्ट सेलिंग का उपहार है, लेकिन ये आपको देना चाहते हैं। बहुत ये धन्यवाद सर, ग्रेटिट्यूड, ग्रैंड कीजिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो ये थे कमल नारायण साहू, छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे बीच में आए, बहुत बड़े विजन के साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।